नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट स्टार्ट के इस सीरीज में। हम लोग कवर कर रहे थे ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। आज उसका छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का कंडीशन क्या है और ट्रांसफार्मर ऑन लोड का कंडीशन क्या है। आसान शब्दों में आपको बताएं तो आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा आता होगा कि आपके गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में आप जितनी सारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल फैन, बल्ब, ये सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट कर दें तो वहाँ ट्रांसफार्मर पे क्या हो रहा होता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या तब भी करंट और वोल्टेज ड्रॉ करता है सब स्टेशन से? ये सारे सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी आते होंगे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है आज का जो टॉपिक है। उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि हम जब उससे कनेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है। बेसिकली कनेक्शन से तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जब नो लोड का कंडीशन होता है प्रॉब्लम तब वहाँ फंस जाता है। आपके दिमाग में हमेशा यह बात रहता होगा कि भाई हमारे बल्ब ऑफ कर देने से क्या ये लाइट, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी वापस चली जाती है क्या, या फिर ट्रांसफार्मर द्वारा ड्रॉ करके उसे लॉस कर दिया जाता है। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा ना। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी डाउट से आपको मतलब इसी क्वेश्चन से आपको रीड आउट करेंगे। आप एकदम समझ जाएंगे आज के लेक्चर के अंत अंत तक कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। साथ ही आपको एक चीज़ बता दी जाए कि अब जो भी लेक्चर आने वाला है, इन सारे लेक्चर्स में हम जो है फेजर डायग्राम के साथ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम का हम आपको इतना प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो मैंने पहले भी बताया है, तो वो है ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। वो हमेशा से एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। आप चाहे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें, चाहे इसके बाद आप जूनियर इंजीनियरिंग के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें, आपको हमेशा वो क्वेश्चन मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग फेजर डायग्राम को हमेशा ड्रॉ करेंगे। हम इतनी बार उसको ड्रॉ करेंगे कि आपके दिमाग में कम्प्लीटली बैठ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पूरे पेशेंसली समझेंगे। आज का लेक्चर हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि हम फेजर डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, टाइम टेकिंग का टास्क होता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो हम आपसे एक चीज़ का डिमांड करेंगे, वो है आपका पेशेंस। पेशेंस बना हुआ रहना चाहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। तो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का मतलब है, सीधे शब्दों में हम आपको कहें कि इस समय हम लोग ट्रांसफार्मर पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हैं। जरा अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट से देखें, जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा अपने इक्विवेलेंट सर्किट से। तो कुछ इस तरह से हम बनाते थे अपना इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। आई होप इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत बार इससे पहले भी बनाया है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया इसकी वाइंडिंग। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा क्या है, वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। हमने आपको कितनी बार बताया है कि प्राइमरी वाइंडिंग पे हम लोग कनेक्ट करते हैं सोर्स। सपोज यहाँ मान लीजिए कि हमारा सोर्स है। अभी तक एक मिस्टेक जो हमसे होता आया है, आप अगर करेक्ट कर पाएँ तो उसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे हमेशा डीसी सोर्स को दिखा देते थे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसी सोर्स को दिखाएंगे, इस तरह से सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम दिखाएंगे लोड। यहाँ पे हम दिखाएंगे लोड। आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेंगे, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान के चलिए कि वोल्टेज और करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा जा रहा होगा, V1 और I1, ये आपको पता है। ठीक है, और इसके वजह से हमारा सेटअप होता है एक फ्लक्स। ठीक है, एक फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, और ये फ्लक्स पूरे रास्ते में घूम रहा होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर भाई ट्रांसफार्मर में लोड नहीं है तो फिर हमने लोड क्यों बनाया, तो हमें लोड तो नहीं बनाना चाहिए। सही बात भी है, तो हमें लोड हटा देना चाहिए। यहाँ पे हम एक्चुअली में लोड बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी लोड नहीं बनाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पे EMF 1 इंड्यूस्ड होता है, यहाँ पे EMF 2। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो किस वजह से इंड्यूस्ड होता है भाई, वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारा। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है।
और आपको बता दें कि यहाँ पे चूंकि कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो हमारा I2 जो आएगा वो ज़ीरो होगा। वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, E1 वगैरह तो हमें मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, लेकिन हमारा I1 ज़ीरो होगा। ठीक है, बेसिकली सॉरी I2 ना होगा, यहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा I2 होगा जो कि ज़ीरो होगा, जो कि ज़ीरो होगा। I2 ज़ीरो। ठीक है, I2 ज़ीरो। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक चीज़ इसमें जो समझने वाली बात है वो आप ध्यान रखेंगे कि हमने आपको हमेशा से बताया है, जब आप इसके सर्किट को देखेंगे, ठीक है, जब आप इसके इक्विवेलेंट सर्किट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि फेजर डायग्राम बनाने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट मस्ट होता है, तो हमने आपको क्या बताया है कि इक्विवेलेंट सर्किट में क्या चीज़ें होती हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में जो सारी चीज़ें होती हैं हम उसको ज़रा बना के देखते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि कुछ इस तरह से हमारा जो I0 वाला कंपोनेंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो हमारा रेसिस्टिव वाला जिसको हम लोग जिसमें वर्किंग करंट जाता है, एक हमारा इंडक्टिव वाला। आप इसके सीरियल्स को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडक्टिव वाला यहीं पे बनेगा और रेसिस्टिव वाला यहाँ पे, आप कहीं भी बना सकते हैं। हम बेसिकली दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? इसका सेकेंडरी पार्ट में तो कोई भी कंपोनेंट है ही नहीं, सेकेंडरी पार्ट तो खाली है ना। हमने क्या बताया? लोड कनेक्टेड नहीं है, नो लोड का कंडीशन है, तो बेसिकली सेकेंडरी पार्ट तो खाली है, तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। ओपन सर्किट में क्या करंट फ्लो होता है? नहीं ना, तो ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे जो भी हमारा I2 होगा वो तो हमें सर्किट से ही पता चल रहा है कि ये ज़ीरो होगा। ठीक है, जो I1 हमें मिल रहा होगा वो सारा का सारा I1 इस I0 में चला जाएगा। बेसिकली इस कंडीशन में अगर हम I1 इज इक्वल्स टू I0 लिख लें तो कोई गलत नहीं होगा। फॉर ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, इस कंडीशन के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, सारा का सारा करंट हमें इसमें मिल जाएगा और I0 फर्दर डिवाइड हो जाता है दो कंपोनेंट में, विच इज मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट। तो IW स्टैंड फॉर वर्किंग करंट, IMU स्टैंड फॉर मैग्नेटाइजिंग करंट। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा होता है सोर्स। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। देखिए, आपका जो मैंने इस फैक्ट को, इस डेटा को कहीं लिखा है, देखिए आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ना वो 3 to 5% होता है ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है IMU वो 3 से 4% होता है, 3 से 5% लिख सकते हैं, 5% होता है ऑफ फुल लोड करंट। जितना हमारा ट्रांसफार्मर लोड कनेक्टेड की स्थिति में खींचता था ना करंट, उसके 3 से 4-5% करंट ही खींचता है जब लोड कनेक्टेड ना हो। ठीक है, और ये हमारा IMU जो होता है वो 1 से 2% होता है। ठीक है, तो ये डेटा अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा है आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आपसे इतना नेसेसरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है, फिर भी याद रखें। ठीक है ना, चलिए, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई ये फुल लोड से कंपेयर करके हमने 3 से 5% लिखा। सपोज कि आपका अगर फुल लोड करंट 100 एम्पियर है तो 3 से 5 एम्पियर आपका वर्किंग करंट हो जाएगा और 1 से 2 एम्पियर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगा। कुल मिला के आप यही समझ लीजिए कि जो हमारा I0 होगा ना वो हमारा कुछ 5 से 6% हो जाएगा। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखेंगे, 5 से 6% ऑफ फुल लोड। ये सारा चीज़ को हम लोग फुल लोड के रेफरेंस में लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है वो आपको समझ में आया होगा अभी तक। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा इसके फेजर डायग्राम पे और जो बची खुची चीज़ें होंगी हम वहाँ पे समझ लेंगे। भाई फेजर डायग्राम में हमने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ पे फ्लक्स को देख लीजिए, फ्लक्स को हम रेफरेंस में ले लेंगे। चलिए फ्लक्स को हम ले लेते हैं रेफरेंस में, और मैं क्या करता हूँ, आज मैं थोड़ा नया प्रयास करता हूँ। ठीक है, मैं लाइन लेके ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरा प्रयास जो है सफल रहेगा या नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। एक कलर वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं,
हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सेव आउटलाइन, ठीक है, और सेव कलर, ठीक है। बेसिकली एक लाइन हमें यहाँ पे मिल गया, एक लाइन हमें यहाँ पे मिल गया, इसको हम लोग दिखा देते हैं फाई, दिस इज फाई, ठीक है। फाई को हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, रेफरेंस हमने ले लिया और फाई को दिखा दिया। अब फाई के ऊपर ही कौन सा हमारा होता था, फाई के ऊपर ही हमारा होता था मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि फाई को जन्म देने वाला भी तो मैग्नेटाइजिंग करंट है, आई म्यू है ना। फाई को जन्म देने वाला कौन है, आई म्यू है ना भाई, आई म्यू के वजह से ही तो फाई जन्म लेता है। फाई किसके वजह से जन्म लेता है, फाई इसके वजह से, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के वजह से फ्लक्स सेटअप होता है। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स अगर देखेंगे, एमएमएफ देखेंगे अगर प्राइमरी वाइंडिंग में, तो हमारा एमएमएफ कुछ नहीं, यही होता है कि भाई फाई इंटू आई म्यू, आप सॉरी आई म्यू इंटू एन, ठीक है, बिकॉज इसी के वजह से जो हमारा है फ्लक्स सेटअप होता है, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को कंसिडर करके चलूँगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है कि अब मुझे एक नया लाइन और ड्रॉ कर लेना है। अब मैं और एक नया लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली नया लाइन क्या, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी लाइन को। अच्छा, ये लाइन कॉपी पेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और नया लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। आपको हमने बताया है कि हमने नीचे क्या बनाना है, हमें नीचे ईएमएफ दिखाना है, ईएमएफ, ठीक है। हमें नीचे कौन सा चीज़ दिखाना है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में फेजर डायग्राम वाले लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहा है, ठीक है। अगर आप फेजर डायग्राम वाला लेक्चर अटेंड किए हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ईएमएफ आप दोनों ही यहीं पे दिखाएंगे, E1 भी E2 भी। अच्छा, ये कंडीशन कौन सा है आप बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो EMF1 है ना वो ज़्यादा है, EMF2 कम है, तो ये स्टेप डाउन का कंडीशन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ये आगे हो तो स्टेप अप का कंडीशन हो, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतना लेक्चर हम कर चुके हैं इस पे, तो अब ये सारी चीज़ें आपको डाउट के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है पूछ लेना, मैं पूछ लिया करता हूँ। आपको मैंने बताया है कि हमारा जो ऊपर होता है, हमारा जो ऊपर होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है जिसका लेंथ इसके सेम ही होगा। बेसिकली वो तो होता था V1, वो कौन सा क्वांटिटी होता था, वो एक्चुअली में होता था V1, लेकिन अगर हम लॉस को कंसिडर करें तो ये V1 हम यहाँ पे लिखना गलत हो जाएगा। तो लॉस को कंसिडर करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको -E1 तक लिख सकते हैं, क्योंकि U1 सेम लेंथ का है ना, सेम लेंथ का हमने इस साइड ड्रॉ कर दिया, तो इसे हम -E1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और हमने बताया है कि भाई आई म्यू से, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट से जो 90 डिग्री का लीडिंग पे होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी अगर फेजर डायग्राम वाला आपने लेक्चर अटेंड किया है तो हमने आपको बताया कि आई म्यू से 90 डिग्री लीडिंग पे होता है आई डब्ल्यू, वर्किंग करंट। तो वर्किंग करंट यहाँ पे लीड कर रहा होता है, तो हम बना लेते हैं। चलिए, हम मान लेते हैं कि हमारा वर्किंग करंट कुछ यहाँ पे है, आई डब्ल्यू, ठीक है। आई डब्ल्यू हमारा वर्किंग करंट है, और इन दोनों के रिजल्टेंट से हमें मिल रहा होता है कौन सा करंट, आई नॉट, क्योंकि आई नॉट इज इक्वल्स टू, भाई हमारा वेक्टर आई नॉट इज इक्वल्स टू आई डब्ल्यू वेक्टर प्लस आई नॉट, सॉरी आई म्यू वेक्टर। ये चीज़ें तो आप जानते हैं ना, तो ये इक्वेशन से हमें ये चीज़ मिल गया, ठीक है। चलिए, आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें, ठीक है, इस चीज़ को देखें, चूंकि ये हम नो लोड के लिए बना रहे हैं, ये नो लोड के लिए हमारा फेजर है, तो सेकेंडरी तो हमारे पास है ही नहीं, तो I2 वगैरह को कंसिडर करना क्या सही रहेगा, नहीं, I2 वगैरह को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और हमने आपको बताया कि सारा का सारा I1 इसी I0 में चला जाता है, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे 0 बचा है, तो उसको कंसिडर करना क्या सही रहेगा, नहीं, उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए, वो चीज़ है हमारा, वो चीज़ हमारा क्या है, वो चीज़ हमारा है बेसिकली, हाँ,
हाँ, वो चीज़ हमारा है रेसिस्टेंट। इन दोनों को हमें कंसिडर करना चाहिए, जो कि हमारा है, ये हमारा आर, सपोज हम R1 दिखा देते हैं, ये हमारा XL1 दिखा देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें कंसिडर यहाँ पे करना चाहिए। तो इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि ये लॉसी एलिमेंट है, हमने आपको पहले भी बताया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने आपको बताया कि इस वाइंडिंग में जो लॉस होता है ना, वही ये रेसिस्टेंट है। बेसिकली इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंट और इस कोर का रेसिस्टेंट है ये R1। इसको हमने, ये इनविजिबल है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने यहाँ पे लम्ब्ड के रूप में दिखाया है, यहाँ पे हमने एक साथ इकट्ठे दिखा दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं। और ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये सारे इंडक्टर का। तो क्या इन दोनों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो हमारा करंट कौन सा आ रहा था भाई? करंट हमारा आ रहा था हमारा करंट कौन सा आ रहा था? हमारा करंट आ रहा था I1 ना, I1 आ रहा था बेसिकली, ठीक है। I1 I0 सब तो एक ही है अभी, तो हम I1 मान लेंगे, I1 हमारा आ रहा था। और I1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारा निकल के आ जाएगा रेसिस्टिव लॉस। हमने आपको बताया है कि भाई रेसिस्टिव लॉस लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेसिस्टिव लॉस लेने के लिए हमें I1 को हमारे R1 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और इंडक्टिव लॉस के लिए हमारा I1 और इस XL1 या फिर XL के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी हो। आप जानते हैं कि भाई रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, ठीक है, सेम फेज में होता है ना। तो बेसिकली हमें ये निकालने के लिए भी पहले हमें I1 तो ड्रॉ करना होगा ना, I1 हमें चाहिए होगा। और I1 से अच्छा रहेगा कि हम I0 को ही कंसिडर करें, चूँकि I1 से अच्छा क्यों रहेगा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि I1 से अच्छा रहेगा अगर हम I0 को कंसिडर करें, तो हमें और स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाएगा। बेसिकली ये मल्टीप्लाई तो I0 से ही हो रहा है ना फाइनली। यहाँ पे भी देख लीजिए, I1 को हम नो लोड कंडीशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जो कि कंडीशन ये है, ठीक है। यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑन लोड कंडीशन में जाएंगे तो हमारा थ्योरी गलत हो जाएगा, वहाँ पे हमें I0 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम I0 को ही कंसिडर करके चलें तो भी हमें कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे अगर I0 को हम कंसिडर करें तो और भी ज़्यादा सही रहेगा, दोनों जगह सही हो जाएगा। I0 आपको तो यही मिला है, I0 हमारा यही है ना भाई, I0 हमें ये मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? I0 के ऊपर ही तो ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि रेसिस्टिव, आपको पता है ना, रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम पेज में होता है, तो बेसिकली इसका लॉस इसी के पैरेलली ड्रॉ होगा। बेसिकली इसी के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ड्रॉ करने से हमारा फिगर वगैरह ख़राब हो जाएगा, तो हम इसको इसके पैरेलल शिफ्टिंग में सेम एंगल पे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसके सेम एंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये हमारा हो जाता है I0, सॉरी हमने लिख और कुछ दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा I0 R1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके 90 डिग्री लीडिंग पे, आपको पता है ना 90 डिग्री लीडिंग पे हमारा कौन सा है भाई? 90 डिग्री लीडिंग पे हमारा है इसके 90 डिग्री लीडिंग पे हमारा है X1, ठीक है। I0 X1 या XL1 जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, बेसिकली ये और भी एक्सपेंड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे क्या है ना कि स्लाइड हमारा कट जाएगा, तो फिर हम इतना कर नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसे हम प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं। अरे यार, ये लाइन वगैरह सेलेक्ट नहीं हो पाता है बच्चों, ठीक है। तो हम नीचे नहीं खिसका पाएंगे, तो V1 को दिखाने के लिए आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे, बेसिकली इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूँ, बेसिकली इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो हमारा क्या मिल जाएगा? तो हमारा मिल जाएगा बेसिकली V1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नो लोड के लिए। अच्छा, तो क्या ऑन लोड के लिए भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन आप इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें ऑन लोड कंडीशन का। ऑन लोड कंडीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भाई फुल लोड क्या होता है? व्हेन अ ट्रांसफार्मर रन्स एट ओन रेटेड वैल्यू
ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब ट्रांसफार्मर की जो रेटेड वैल्यू है ना करंट और वोल्टेज की, अगर ट्रांसफार्मर को उस पर चलाया जाए तो ये कंडीशन होता है हमारे फुल लोड का। हाफ लोड का भाई रेटेड वैल्यू से हाफ होगा, नो लोड का भाई रेटेड वैल्यू से बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसफार्मर में नो लोड का कंडीशन होगा तो नो लोड, ठीक है। यानी कि नेग्लेजिबल वैल्यू ऑफ, क्योंकि नेग्लेजिबल वैल्यू हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर से अगर लोड, यहाँ तक हम क्या कंक्लूड कर पाए हैं, बेसिक बातें जो यहाँ पे हम कंक्लूड कर पाए हैं वो ये है, हम लिख देते हैं एक लाइन में, वो ये है मेरे भाई, बेसिक बात वो हम कंक्लूड कर पाए हैं कि भाई नो लोड के कंडीशन में, नो लोड के कंडीशन में भी ना, इन नो लोड कंडीशन, इन नो लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर ड्रॉ 5 to 6% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। तो भाई ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करो या ना करो, वो फुल लोड का 5 से 6% ड्रॉ करता है, ठीक है। ये बहुत कम होता है, बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ट्रांसफार्मर सारे करंट को लेके लॉस कर देता है, नहीं, वो बेसिकली ये मैग्नेटाइजिंग करंट को ले रहा होता है, ये वर्किंग करंट को थोड़ा बहुत लेता है, ठीक है। इसको हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है आप यहाँ पे समझ चुके हैं, इसको आप रीड भी कर लेंगे और ये नोट्स में लिख लेंगे, रीड कर लेंगे और नोट्स में लिख लेंगे। इसीलिए हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इकट्ठे दे देते हैं। अब हैंड रिटन नोट्स आपको क्यों चाहिए, हम हैंड रिटन नोट्स का ही सारा पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं, तो आपके लिए और भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लें अपने सुविधा अनुसार, या चाहें तो लिख लें, ठीक है, क्योंकि मेहनत करना चाहिए हमें। अरे ये दोनों सेम ही है क्या, नहीं नहीं सेम नहीं है, ये इसका नेक्स्ट लाइन है, when load is connected with the secondary winding of the transformer then transformer is said to be loaded। ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि भाई लोड कनेक्टेड होगा तो लोडेड होगा, नहीं होगा तो नो लोड के कंडीशन में फॉल करेगा, ठीक है। इन दिस केस करंट फ्लो थ्रू द सेकेंडरी एंड लोड, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लो करता है, लोड से भी फ्लो करता है, फुल लोड का कंडीशन व्हेन ट्रांसफार्मर रन्स एट, ये सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। चलिए वर्किंग पे चलते हैं। व्हेन अ सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द लोड द ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी लोडेड, ठीक है, वही बात है। इन दिस केस सेकेंडरी करंट फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड लोड, वही सेकेंडरी करंट मतलब I2, सेकेंडरी करंट मतलब I2, ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी करंट I2 जो कि हमारा सेकेंडरी पार्ट में फ्लो होता है, फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड लोड। बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे लिए ये कंडीशन बिल्कुल सही रहेगा। तो हम ड्रॉ करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट को, इक्विवेलेंट सर्किट, चलिए तो हम ड्रॉ करेंगे इसके इक्विवेलेंट सर्किट को। आपको पता है कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ और ही ड्रॉ करने लग गया था, एक सेकेंड। इक्विवेलेंट सर्किट हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते थे, एक मिनट, इक्विवेलेंट सर्किट हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते थे, ठीक है। फुल लोड के कंडीशन में हम ऑफकोर्स सेकेंडरी साइड को भी कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी वाइंडिंग सीरियल चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में ये ना आए कि भाई रेसिस्टेंट और इंडक्टेंस का कोई सीरियल है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सेपरेट करके ये दिखा दिया कि भाई है आइसोलेशन इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है, दोनों चिपके हुए हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ऑनलोड के कंडीशन में ना हम लोग 3 कंडीशन में देखेंगे, ये मैं आपको बताना भूल गया था एक्चुअली।
तीन तरह के लोड होते हैं एक्चुअली। लोड जो होते हैं ना हमारे, लोड आपने सर्किट में पढ़ा होगा, ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला लोड हमारा होता है रेसिस्टिव लोड, RISISTIV, रेसिस्टिव लोड, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा इंडक्टिव लोड, मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तीसरा हमारा होता है कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड, ठीक है भाई। रेसिस्टिव लोड वो जिसमें हमारा रेसिस्टर वगैरह यूज होता है, जैसे आपका बल्ब, ठीक है। इंडक्टिव लोड में आपका फैन आ सकता है, हीटर यूज करते हैं तो वो आ सकता है। कैपेसिटिव लोड बेसिकली, कैपेसिटर तो एज सच कोई इक्विपमेंट नहीं होता है हमारे घर में, लेकिन मैं आपको बताऊं तो फैन वगैरह में यूज होता है, कंडेंसर हम कहते हैं जनरली, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैपेसिटिव लोड। सब लोड है, ठीक है। अब इन लोड के कुछ कुछ खासियत है, जरा खासियत को देख लेते हैं। रेसिस्टिव लोड में जो है ना, करंट और वोल्टेज सेम ही फेज में होता है, तो बेसिकली V एंड I किसमें होता है, सेम फेज में, सेम फेज। अच्छा, मुझे मालूम है कि मैं जो लिख रहा हूँ ना वो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका PDF तो हम देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक किया कीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। तो हम बोल बोल के लिख रहे हैं, ठीक है। और इंडक्टिव लोड में हमारा क्या है ना कि इंडक्टिव लोड में हमारा वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। तो हम एक चीज़ लिख देते हैं, दूसरा आप रिलेट कर लेंगे, तो हम लिख देते हैं करंट हमारा लैग करता है, तो वोल्टेज लीड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, करंट लैग करता है तो वोल्टेज लीड ही करेगा। चलिए दोनों हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटिव लोड में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, तो वोल्टेज हमारा क्या करेगा, वोल्टेज हमारा लैगिंग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं, आपको मिल जाएगा PDF में, ठीक है। तो ये हम क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें यूज है, और हमें तीनों के लिए फेजर डायग्राम बनाना होगा, कोई आलस नहीं, तीनों के लिए हमें फेजर डायग्राम बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक के लिए फेजर डायग्राम बनाऊंगा, दो के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा, हम हिंट कर देंगे, आप बनाएंगे उसको, ठीक है। और बना के क्या करेंगे उसको, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ठीक है, अभी के लिए आप उसको बना के रखेंगे। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अभी ये स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है नंबर, आप इसे नोट कर लेंगे, इस पे हमें कर देंगे मैसेज, ठीक है, फ़ोटो खींच के, तो हमें पता चल जाएगा कि आप कितने कॉन्शियस हैं। आइए, यहाँ पे हम लगाते हैं सोर्स, यहाँ पे हमारा है सोर्स, और अब तो ऐसा नहीं है कि अब हमारा ये ऑन लोड का कंडीशन है तो ऑफ कोर्स लोड भी होगा, लेकिन लोड हमारा तीन तरीके का हो सकता है, रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। तो हम दिखा देते हैं भाई एक इम्पिडेंस, यहाँ पे हम एक इम्पिडेंस दिखा देते हैं जेड करके, ठीक है। इसमें रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लो हो रहा होता है हमारा I1, ठीक है, बेसिकली यहाँ से V1, यहाँ पे जाएगा हमारा I0, I0 डिवाइड होगा दो कंपोनेंट में, आपको पता है, ये सारी चीज़ें अब बताने वाली नहीं है। यहाँ पे बेसिकली I1 डैश, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली I2, ठीक है, और यहाँ पे E1, ठीक है, यहाँ पे E2। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब हम चलते हैं फेजर डायग्राम के सफ़र पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ, किसके लिए करूँ आप बताइए। मैं क्या करता हूँ, रेसिस्टिव के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इंडक्टिव के लिए आप ड्रॉ करेंगे, और कैपेसिटिव के लिए अगेन आप ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, रेसिस्टिव तो आसान है, मैं क्या करता हूँ, मैं इंडक्टिव के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं इंडक्टिव या कैपेसिटिव दोनों में से किसी एक के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली मैं इंडक्टिव के लिए कर लेता हूँ या कैपेसिटिव के लिए कर लेता हूँ। आप कैपेसिटिव का एक भी कंडीशन नहीं देखे हैं, तो अभी हम कैपेसिटिव के लिए कर लेते हैं। कैपेसिटिव लोड, ठीक है, कैपेसिटिव लोड के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए, कैपेसिटिव लोड के लिए जो हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो सबसे पहले बेसिक बातें जो नो लोड के कंडीशन में जितनी सारी थी, तो वो तो सेम ही रहेगा एज इट इज़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाइन ही खींचेंगे। चलिए,
बताइए क्या होगा यहाँ पे, 5 होगा, ठीक है। सेम इसी पे हमारा क्या हो जाएगा, आई म्यू, ठीक है। अच्छा, एक लाइन आपको पता है कि नीचे जाएगा, बेसिकली वो हमारा E1 E2 के लिए, E1 और E2 के लिए। बेसिकली इस बार हम E2 यहाँ दिखा देते हैं, E1 यहाँ दिखा देते हैं। इस बार हमने स्टेप अप का कंडीशन ले लिया, ठीक है। हर बार थोड़ी ना हम स्टेप डाउन को का कंडीशन कंसिडर करेंगे। चलिए, और इस पे आपको पता है कि भाई -E1, ठीक है। तो E1 तो इतना बड़ा है नहीं, तो भाई इतना बड़ा देना सही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, छोटा ही लेंगे। और छोटा लेने का कारण है चूंकि हमको ऊपर में दिखाने में दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए हम इस बार छोटा छोटा कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -E1, ठीक है। -E1 हमने ये छोटा वाला को लिया है। थोड़ा और छोटा कर सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो आप एक काम कीजिए ना, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। हमारा E1 यहाँ आ जाएगा, E2 यहाँ आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि स्टेप डाउन ही हमें लगता है कि हमारे लिए लकी है, वो हमारे लिए अनलकी है। बार बार हम करना भी चाहते हैं ड्रॉ, तो ये हो जाता है, कोई बात। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि हमारा है आई म्यू, अच्छा सॉरी IW। एक बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों, एक बात आप जो ध्यान रखेंगे वो क्या है कि, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं। तो मैंने आपको क्या दिखाया था यहाँ पे कि हमारा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पे हमने दिखाया है कि भाई IW हमारा ज़्यादा होता है, आई म्यू हमारा कम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, और जब आप फिगर बना रहे होंगे तो इसको कंसिडर करेंगे। मैं एक्चुअली जल्दी जल्दी में कंसिडर नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा। कहने का अर्थ ये है कि हम जितना बड़ा यहाँ पे IW बनाएंगे ना, हमें आई म्यू उससे छोटा लेना होगा, आई म्यू हमें छोटा लेना होगा, क्योंकि 1 से 2% ये है, ये 3 से 4% है। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम जैसे तैसे कर लेते हैं, आपको यहाँ पे पता लिख देते हैं हम कि भाई आई म्यू जो है वो हमारा छोटा होगा IW से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कंसिडर करेंगे फेजर डायग्राम के केस में, ओके। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का लेते हैं रिजल्टेंट। बार बार हम प्रोसेस बता रहे हैं, याद हो जाए आपको, ठीक है, याद करवा के हम छोड़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है आप बताइए, ये हमारा है I0, ठीक है, ये I0 है। अब चूंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है, और एक ट्रांसफार्मर में बेसिकली ये जो E2 होता है ना, यही हमारा V2 के इक्वल होता है, यही इस पे भी लग रहा होता है, ठीक है। लगभग लगभग इक्वल होता है, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग इक्वल होता है, ठीक है। V2 भी इतना ही होता है जितना E2 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम V2 को दिखाए नहीं है, E2 को हम दिखाए हैं। तो E2 को हमने इसीलिए दिखाया है भाई। अब कैपेसिटिव सर्किट में आपको पता है कि कैपेसिटिव सर्किट में हमारा करंट जो है वो लीड कर रहा होता है, करंट आगे चल रहा होता है। तो भाई आप बताइए कि E2 हमारा वोल्टेज है वो यहाँ चल रहा है, तो करंट कुछ यहाँ चल रहा होगा, करंट कुछ यहीं चल रहा होगा ना। तो भाई करंट हमारा यहाँ चलेगा, यहाँ कुछ यहाँ चलेगा, कुछ यहाँ चलेगा हमारा, कौन सा, I2 यहाँ चलेगा, ठीक है। अब I2 के सेम फेज में बल्कि सेम फेज में होता है, लेकिन नेगेटिव I1 होता है। देखिए, चूंकि I1 यहीं से गया और I2 बन गया, ठीक है, यहीं से न गया, तो I2 और I1 सेम मैग्नीट्यूड का होता है, एंटी फेज होता है। मैग्नीट्यूड सेम है, एंटी फेज है, मतलब I1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ I2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, चूंकि I2 हमने इधर दिखाया है, तो इसके निगेटिव यानी कि 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे सीधे यहाँ पे हम इसके एकदम पैरेलल में हम दिखा देंगे हमारा क्या। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो लेंथ ऑफ कोर्स सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हम दिखा देंगे हमारा क्या, I1 डैश, ठीक है ना, I1 डैश दिखा देंगे। अब बच्चों हमें क्या I1 डैश मिल चुका है, I0 मिल चुका है, तो बताइए क्या हमें I1 मिल सकता है। हमें I1 डैश मिल गया है, हमें I0 मिल गया है, ठीक है। दोनों का वेक्टर कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या हमें I1 नहीं मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके रिजल्टेंट को कंसिडर करेंगे। तो भाई इसके और इसके रिजल्टेंट को कंसिडर करने के लिए इसके पैरेलल लाइन में यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, खींच लीजिए ज़रा, खींच लीजिए, ठीक है। और इसके पैरेलल में यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। और ये लाइन जहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे मिल रहा होगा, अभी तो इसके एक्सेस पे एकदम सेम एक्सेस पे मिल गया, ऐसा नहीं होता है, या तो मान के चलिए इससे लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, तो फिर हमें वहाँ पे खींच के एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा लीडिंग या लैगिंग हम दिखा सकते हैं, तो हम वो दिखा देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है, मिलता हुआ पॉइंट आप दिखा देंगे, ठीक है। ये कुछ हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा हो गया I1, ठीक है। समझ में आया कि हमने किस तरह से यहाँ पे डायग्राम को बनाया, ठीक है। अभी हमने लॉसी एलिमेंट को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रेसिस्टेंट, यहाँ पे इंडक्टेंस को कंसिडर करके यहाँ पे V1 भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, तो आप इसे भी कर लीजिए, ये रिकमेंडेड है। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि इसको बहुत और अधिक गंदा नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही मेरा हैंडराइटिंग बहुत सही नहीं है, तो आपको आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, यहाँ पे आप बना लेंगे कौन सा वाला, यहाँ पे आप बना लेंगे, हमने कैपेसिटिव बना दिया, तो आप बना लेंगे रेसिस्टिव, ठीक है, और आप बना लेंगे इंडक्टिव। अच्छा, एक चीज़ हम दिखाएंगे, एक चीज़ हम दिखाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम पिछले में थोड़ा सा इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए थे, लेकिन इस बार हम दिखाएंगे, वो है एंगल, ठीक है। अब आप बताइए कि हमारा मेन करंट जो है I1 और V1 को अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, V1 को अगर हम ड्रॉ करेंगे लॉसी एलिमेंट को कंसिडर करते हुए, तो हमारा I0 यहाँ पे है, तो भाई हमारा कुछ यहाँ पे मिलके हमारा अगर V1 हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहाँ पे हमारा V1 मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे हमारा V1 मिल जाएगा, ठीक है। तो V1 और I1 के बीच में जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं phi1, ठीक है। phi1 क्या है, phi1 एंगल बिटवीन V1 एंड I1, ठीक है। इसको हम लोग पावर फैक्टर भी कहते हैं, पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी करंट एंड वोल्टेज, ये भी कह सकते हैं, या फिर सप्लाई पावर, ठीक है। तो पावर फैक्टर भी कह सकते हैं, एंगल को हम लोग पावर फैक्टर भी कहते हैं, तो आप वो भी कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एंगल बिटवीन V1 एंड I1 को हमने phi1 से दिखा दिया, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें हैं, और हमारा है I2 और E2, इन दोनों को हम phi2 से दिखा देते हैं। अब आप कहेंगे एक ही phi है हमारे पास, phi से तो एक्चुअली हमने फ्लक्स को दिखाया ना, तो थीटा से दिखाना सही रहेगा, ठीक है, हम लोग थीटा से दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग दिखा देते हैं θ1 θ2, ठीक है। θ2 इज एंगल बिटवीन, एंगल, ये बिटवीन का साइन हम कुछ इस तरह से दे दे रहे हैं, E2 एंड I2, ठीक है। E2 ही हमारा V2 है, लगभग आपको पता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सा एंगल रह गया है, और जरा बताइए कौन सा एंगल आपके पास और जो आप दिखाना चाहते हैं, और तो मतलब अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इस रिजल्टेंट वाले को भी आप मैग्नेटाइजिंग करंट और इसके साथ दिखा सकते हैं, ऑल्दो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। होमवर्क जो आपको दिया गया है आप उसको बना लेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं भाई, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ना ऐसे होता है, व्हाट्सएप नंबर है ना, वो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं 9508101892, ठीक है। तो ये PDF में भी हम आपको दे दिए हैं, आप इस पे हमें करेंगे होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है। मैं इसको पर्सनली रिव्यू करूँगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक आप कमेंट में दे सकते हैं, आप अलग अलग माध्यम से हमें, हमारे तक आप अपना होमवर्क भेज सकते हैं, ठीक है।
तो इसको आप कंसिडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तभी आप लिख पाएंगे। जितना आपको आएगा आप उतना ही लिख पाएंगे। तो ये सारा जो पॉइंट हमने आपको लिखित रूप में दिया है ना, ये सारा पॉइंट बेसिकली इसका जो भी मीनिंग है वो लगभग हम आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं रह जाता है। व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड, इट ड्रॉ नो लोड करंट, सेट अप एन EMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, आपको ये सारी बातें पता है, विच प्रोड्यूस अ फ्लक्स इन द कोर व्हेन द लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल, वगैरह वगैरह। सारी पॉइंट को आप रीड करेंगे और नोट करेंगे, रीड करके नोट कर लेंगे। वही देखिए, हम आपको एक क्लियर बात बता देते हैं, ये सारे कंटेंट को तैयार करने में आपके लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल आसानी से जुगाड़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ इसकी कदर करें, आप प्लीज़ इसको कंसिडर करें, नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें, आपको ही रिटर्न्स मिलेगा। आपको 100% रिटर्न चाहिए तो आपको भी कुछ इनपुट देना होगा। ठीक है, 10% अगर हम दे रहे हैं तो 90% आपको देना होगा। ठीक है, अब आपको फैसला ये करना है कि क्या आप 90% हमारे साथ इंक्लूड कर रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर आप चूक रहे हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है और फिर आपको हमारे साथ साथ मिलकर चलना है, फिर जाके हम लोग क्रैक कर पाएंगे, एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे मशीन के सब्जेक्ट में स्पेशली। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रेसिस्टेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक चीज़ जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं सोचता हूँ वो मैं करवा दूँ, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में क्या आपको चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको टेस्टिंग ऑफ मशीन नहीं दिया है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नहीं दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जो है ना आपको करवा दिया जाए, क्योंकि आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं जेई वगैरह का, उसमें होगा इम्पोर्टेंट। तो उसको आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि करवा दें। आप हमको कमेंट में बताइए कि आपको टू द पॉइंट चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चाहिए, या फिर वो आप चाहते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 लेक्चर उस पर जाएगा। ठीक है, तो मेरी इच्छा ये है कि हम आपको वो भी करवा दें। ठीक है, सिलेबस का जो है वो तो हम करवा ही देंगे, उसमें तो कुछ छूटेगा ही नहीं, बाकी वो भी हमारा मन है कि हम करवा दें। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जैसा आप बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रखते हैं यहीं तक। लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए यार, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्थिति बहुत ख़राब है। बिल्कुल कार्बन और मैं बार बार कहता हूँ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला जो स्थिति है ना हमारे वायुमंडल में, बिल्कुल वही रेशियो आप लोग हमारा बना के रख दिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो है 79% के करीब बच्चे जो है देखते हैं चैनल को, ठीक है, वो कंसिडर भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं? आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर हमें भी सपोर्ट करें। हम आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस कड़ी में भाई म्यूचुअल सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।